दुनिया क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमें काइंड ऑफ डिप्रेशन भी हो रहा है क्योंकि हमारी टीम बाहर हो चुकी है और हमारे बोर्ड में और बहुत जगह बहुत मसले चल रहे हैं। इस पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं द पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सपोज्ड बाय ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी की वीडियोस पे रिव्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो हमने सोचा कि एक और ले आते हैं। और करंटली हमने ख़ुद भी बहुत सारे क्रिकेट के ऊपर रिव्यूज़ बनाए, लेकिन जिस दिन से पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है ना, दिल के अरमां आंसू में बह गए और मैंने क्रिकेट के ऊपर कोई नया तबसरा नहीं डाला क्योंकि इतनी आवाम पहले से डाल रही होती है। मैं कहता हूँ यार मैं उसमें नया क्या ऐड करूँ, जब तक मैं कुछ नया नहीं ना ऐड कर पाता किसी कंटेंट में, वैल्यूबल एडिशन नहीं कर पाता हूँ, मैं कहता हूँ इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। तो पहले ये ध्रुव भाई की वीडियो देखते हैं। 23 मिनट की वीडियो है तो ऑब्वियसली रिएक्शन थोड़ा लंबा होने वाला है। बीच में कहीं कोई बात लगेगी अगर रिप्लाई करने वाली तो हम वीडियो रोक के रिप्लाई कर दें, क्योंकि फिर वो इतनी बड़ी समरी हो जाती है कि एंड में फिर मैं भूल भी जाता हूँ कुछ पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, 2011 के बाद इस साल फिर से बारी आई इंडिया की क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने की और उम्मीद यही है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें जीत हासिल हो, क्योंकि अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम जबरदस्त फॉर्म में रही है। इतने बेहतरीन तरीके से इंडिया ने एक के बाद एक मैचेस जीते हैं कि कोई भी और टीम मुकाबले में लगती ही नहीं। कई सारे रिकॉर्ड्स इंडियन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में तोड़े। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हमें मिली वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी अभी तक की सबसे बड़ी विक्ट्री। हमने श्रीलंका को सिर्फ 55 रन्स में बोल आउट कर दिया। 302 रन से इंडिया ने वो मैच जीता। मोहम्मद शमी ने एक रिकॉर्ड बनाया फॉर द मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन वर्ल्ड कप्स। इसके साथ साथ मोहम्मद शमी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर भी बन गए वर्ल्ड कप के इतिहास में। 45 विकेट्स इन्होंने ली सिर्फ 14 मैचेस में। इससे पिछला रिकॉर्ड था जहीर खान का 23 मैचेस में 44 विकेट्स का। और फिर हाल ही में हुए सेमीफाइनल मैच के बाद इन्होंने और भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े। इनकी 7 विकेट्स और 57 रन्स की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस रही है किसी भी इंडियन के द्वारा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री। और साथ साथ ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए इतिहास में 50 विकेट हॉल को क्रॉस करने वाले सिर्फ 17 इनिंग्स के अंदर। और बैटिंग की बात करें तो हमारे टॉप स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर ऑलमोस्ट 1300 रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी मारी और विराट कोहली ने 3। विराट कोहली तो खुद से ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। ये टोटल में अब 50 ओडीआई सेंचुरीज कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास में इकलौते बैट्समैन जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हो। इससे पिछला रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआई सेंचुरीज के साथ। इसके अलावा इन्होंने सचिन का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा, मोस्ट रन्स मेड बाय एनी बैट्समैन इन अ वर्ल्ड कप। सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन्स बनाए थे। विराट कोहली ऑलरेडी 711 रन्स बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप एडिशन। इंडियन टीम के अलावा भी कई और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स टूटे हैं इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान वाला बता देना, बल्कि 2 बार हाईएस्ट रन स्कोरिंग मैच का रिकॉर्ड टूटा इस वर्ल्ड कप में। पहले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का गेम जिसमें टोटल में 754 रन्स बने, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम जिसमें 771 रन्स बने। फिर ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ही ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़े। 128 बॉलों में 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे ये पहले नॉन ओपनिंग बैट्समैन बन गए जिन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन के साथ पार्टनरशिप रखी थी, ये हाईएस्ट 8th विकेट पार्टनरशिप बन गई ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में। ऑस्ट्रेलिया इस गेम को मजे का मैच था बहुत। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 91 फॉर 7 थे। और फिर मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को हार के मुंह से बाहर निकालकर वर्ल्ड कप सेमीज के लिए क्वालिफाई कराया। और भले ही अफगानिस्तान ये मैच जीतते जीतते हार गया, लेकिन अफगानिस्तान की कहानी इस वर्ल्ड कप में शायद सबसे दिलचस्प कहानी। मैक्सवेल खाना खराब का बचा। 3 फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स को हराया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ तीसरी बार था जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, और इससे पिछली 2 बार जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप खेला था तब सिर्फ एक मैच जीता था उन दोनों वर्ल्ड कप से, और वो मैच भी स्कॉटलैंड के खिलाफ था 2015 में। अचानक से अफगानिस्तान की टीम ये कैसे कर पाई? क्या राज है अफगानिस्तान में क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी का? और जियोपॉलिटिक्स और क्रिकेट के बीच में यहाँ क्या रिलेशन देखने को मिलता है? आइए जानते हैं कुछ अनसुनी कहानियां आज के इस वीडियो में। यार हाईएस्ट चेस किया पाकिस्तान ने, उसके बारे में तो कोई बात नहीं की। आज के दिन क्रिकेट दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल के बाद। अंदाजा लगाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली फीफा में भी आ रहे हैं हम इंशाल्लाह। यानी 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 3.5 बिलियन लोग फुटबॉल के फैन
फैंस। और ये नंबर इतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन का डबल है ये नंबर ऑलमोस्ट, और हर एक इंडियन भी क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है। इसके पीछे क्रेडिट दिया जा सकता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को। इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और 12 देश आज के दिन आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं। ये 12 देश हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड और अफगानिस्तान। इन सभी देशों को किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनाइज किया गया था। यही कारण है इन देशों में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के पीछे। यहाँ अफगानिस्तान इकलौता देश है जिसे कुछ हद तक एक्सेप्शन कहा जा सकता है, उसकी बात वीडियो में आगे करते हैं। लेकिन ये जो 12 देश हैं, ये जो 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, ये इकलौते देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट में भाग ले सकते हैं। और अभी जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है उसमें जो 10 टीम्स भाग ले रही हैं वो इन्हीं 12 में से ही हैं, एक्सेप्ट नेदरलैंड्स। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, ये 3 टीम्स इस साल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इनकी जगह नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर गया। नेदरलैंड्स खुद एक एसोसिएट मेंबर है आईसीसी का। एसोसिएट मेंबर की जो कैटेगरी है वो फुल मेंबर के नीचे की कैटेगरी है। टोटल में 94 ऐसे देश हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं आईसीसी के। अब आप सोचोगे कि नेदरलैंड्स देश में क्रिकेट कैसे पॉपुलर हो गया, वहां तो कभी ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया नहीं, नेदरलैंड्स तो यूरोपियन देश है। तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि नेदरलैंड्स इंग्लैंड के बड़े करीब है। इतिहास में पहली बार क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया नेदरलैंड्स में ब्रिटिश के द्वारा ही, कुछ ब्रिटिश लोग जो वहां मूव कर गए थे। इसके बाद जो एलीट डच लोग थे, जो अपर क्लास डच लोग थे, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी उनके बीच बढ़ी। और दूसरा कारण, नेदरलैंड्स ने खुद कुछ देशों को कॉलोनाइज किया था कैरेबियन में, जैसे कि सूरीनामे का देश। तो उन देशों के इमिग्रेंट्स जब नेदरलैंड्स मूव हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई वहां। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना जरूरी है कि फुटबॉल और फील्ड हॉकी जैसे गेम नेदरलैंड्स में कहीं ज्यादा और पॉपुलर है क्रिकेट के कंपैरिजन में। हालांकि इनकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई जरूर कर गई, लेकिन क्रिकेट इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है नेदरलैंड्स। इंडिया की बात करें तो ये साल 1721 में पहली बार था कि एक क्रिकेट मैच इंडिया में खेला गया। ये मैच खेला था ईस्ट इंडिया कंपनी के सेलर्स ने गुजरात में खंबात नाम की एक जगह पर। इसके बाद लेट 1700s तक ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तक क्रिकेट को आने में अर्ली 1800s तक का समय लगा। आयरनी की बात यह है कि जहां एक तरफ इंग्लैंड ने इतने सारे देशों में क्रिकेट पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर कॉलोनाइज्ड देशों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से पहले जीता। सन 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद 1979 वाला भी वेस्ट इंडीज ने जीता और ये तीसरे वर्ल्ड कप में था जब ट्रॉफी इंडिया के पास आई 1983 में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों ने सबने एक बार तो वर्ल्ड कप जीता ही है, लेकिन ये सिर्फ 2019 में ही था कि इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ लगाया। वो भी आपको पता ही है क्योंकि कम मारे बेचारों ने दूसरी टीम ने। आज ध्रुव भाई पाकिस्तान को थोड़ा नीचे नीचे रख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। नहीं तो 4th टाइम पाकिस्तान जीता था, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम पहले लिया है। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच, ज्यादातर क्रिकेट फैंस को याद होगा ये मैच कितना थ्रिलिंग मैच था। और इंग्लैंड को ये जो सुपर ओवर में जीत मिली, ये भी काफी कंट्रोवर्शियल जीत थी क्योंकि टेक्निकली ये सुपर ओवर भी टाई हुआ था। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच चल रहा था जिसमें दोनों टीम्स ने 15 रन बनाए सुपर ओवर में। और रूल्स के हिसाब से क्योंकि सुपर ओवर टाई था, तो जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी मैच में, उसे मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। और मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था ये मैच क्योंकि हम लोग दोस्त लोग इस्लामाबाद गए हुए थे उन दिनों में ट्रैवलिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, और हमें कहीं स्क्रीनिंग ही नहीं मिल रही थी ना। उस टाइम में इंटरनेट इतना अच्छा होता था कि आप मोबाइलों में देखो। तो हम लोग रोड्स पे जाके, कभी किसी दोस्त के ऑफिस में जाके देख रहे हैं, कभी किसी ठेले पे जाके देख रहे हैं। बहुत मेमोरेबल था ये मैच, पूरा टूर्नामेंट। इस साल के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड 4th वर्स्ट टीम रही। 9 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते इंग्लैंड। अफगानिस्तान की रैंकिंग भी इस बार इंग्लैंड से ऊपर थी 4 जीतों के साथ। और यहाँ आती है दोस्तों दिलचस्प कहानी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, 2007 की, जब इंडिया ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को लोएस्ट डिवीजन में क्लासिफाई किया जाता था आईसीसी के द्वारा। डिवीजन 5 या आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स की सबसे खराब डिवीजन होती थी। लेकिन जिस साल T20 की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वही साल अफगानिस्तान की टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पहला T20 वर्ल्ड कप सितंबर 2007 में समाप्त हुआ जिसे इंडिया ने जीता था। इसके अगले महीने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना एक T20 कप खेला। इसमें 10 एशियन एसोसिएट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई और अफगानिस्तान।
ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान ने 4 में से 3 गेम्स जीते और सेमीफाइनल्स में यूएई को हराकर ओमान के साथ फाइनल्स खेला। फाइनल्स के दिन दोनों टीम्स का टाई हो जाता है और ओमान और अफगानिस्तान इस ट्रॉफी को शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस ट्रॉफी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में ये पहली बार था कि अफगानिस्तान की टीम ने कोई ट्रॉफी जीती, और इसके बाद से तो इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। 2008 में इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग जीती, जो डिवीजन 5 की लीग थी। उसके बाद इन्होंने डिवीजन 4 लीग जीती। फिर 2009 में इन्होंने डिवीजन 3 लीग जीती। देखते ही देखते सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर ये अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए साल 2015 में। लेकिन अफगानी लोगों के लिए इतिहास में ये जर्नी बड़ी मुश्किलों भरी रही थी। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे अफगानिस्तान इकलौता एक्सेप्शन है ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड कंट्रीज का। हालांकि ब्रिटिश ने कुछ हद तक एरिया को जरूर कॉलोनाइज किया था अफगानिस्तान में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर ब्रिटिश कभी भी कब्जा नहीं जमा पाए। तो क्रिकेट का गेम कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं था अफगानिस्तान में हिस्ट्री में देखा जाए। दिसंबर 1979 की बात है कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब हजारों अफगान लोग पाकिस्तान की ओर भागे, और यहाँ पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स में पहली बार था कि पेशावर इन लड़कों ने क्रिकेट नाम के गेम के बारे में सुना। रेफ्यूजी कैंप्स में आए लोगों ने पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, और यहाँ से इन्होंने खुद भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में ये बैट के तौर पर सिर्फ लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, और बॉल्स होती नहीं थी, तो प्लास्टिक बैग्स को गोल गोल करके बॉल बना लेते थे। कुछ सालों बाद 1992 में पाकिस्तान पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतता है इमरान खान की लीडरशिप के अंदर। हीरोइक मोमेंट। और ये जीत एक इंस्पिरेशन बन जाती है यहाँ रहने वाले अफगान रेफ्यूजीज के लिए। यही कारण है कि साल 2015 में जब अफगानिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला, तो बहुत से इनके टीम प्लेयर्स एक्चुअली में रेफ्यूजी कैंप से ही आए थे। करीम सद्दीक 2015 के ओपनिंग बैट्समैन, इन्होंने अपना बचपन पाकिस्तान के कच्चा कारा कैंप में बिताया था। यहाँ पर ये रात में फैक्ट्री में काम करते थे और दिन में क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज 2023 में जो अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है, उन्हें सेकेंड जनरेशन प्लेयर्स कहा जा सकता है। इनके 15 में से 11 प्लेयर्स की उम्र 25 से कम है। इनके जो अभी के असिस्टेंट कोच हैं रईस अहमद जाई, ये खुद एक फॉर्मर प्लेयर रहे थे, और ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने क्रिकेट एज रेफ्यूजी सीखा। ये कहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने इन्हें ट्रेन किया अफगानिस्तान में। सोवियत का रूल खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया, और इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्रिकेट पर। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अफगानिस्तान में क्रिकेट इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि तालिबान ने इस स्पोर्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं करी। 1994 की बात है, तालिबान ने जब अपना कंट्रोल जमाया तो इन्होंने सारे स्पोर्ट्स पर बैन लगा दिया, मेरा जन्म क्रिकेट को रहने दिया। तालिबान की राय में क्रिकेट एक्सेप्टेबल था क्योंकि एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट था। यहाँ पे दूसरी टीम के प्लेयर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था, और प्लेयर स्पोर्ट्स में निकरे नहीं पहनते थे जैसे फुटबॉल में पहनते। लेकिन 30 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज सिचुएशन अलग है। अफगानिस्तान की टीम जिस झंडे को रिप्रेजेंट कर रही है और जो नेशनल एंथम गा रही है हर मैच से पहले, वो दोनों ही आज ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा से टेक ओवर किया अफगानिस्तान पर, उन्होंने अपना नया देश का झंडा इंट्रोड्यूस किया, ये वाला व्हाइट फ्लैग, और इनके वापस आते ही हालात बद से बदतर हो गए। आज के दिन 90% अफगानी लोग पॉवर्टी में है। फाइनेंशियल हालत तो खराब है ही, लेकिन पिछले 20 महीनों में 10 मेजर अर्थक्वेक्स भी आए हैं अफगानिस्तान में। हजारों लोगों के घर तबाह हो गए और लोगों ने अपनी जान खोई है। सबसे एक्सट्रीम अर्थक्वेक पिछले ही महीने आया था 7 अक्टूबर को। The death toll from an earthquake in western Afghanistan has risen to around 320 with 1,000 more injured. यही कारण कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार रशीद खान ने जितना भी पैसा कमाया इस वर्ल्ड कप को खेलकर, उन्होंने अपनी सारी टूर्नामेंट फीस अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए डोनेट कर दी। उनका कहना था, लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं घर पर, वो हमारे मैचेस देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में खुशी का इकलौता जरिया क्रिकेट बचा है। तालिबान के बाय द वे ये रशीद खान भी पेशावर में क्रिकेट सीख के गए हुए हैं। द्वारा जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं महिलाओं पर और जिस तरीके के अत्याचार करे गए, शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हालत इतनी खराब हो। औरतों को घर पर बिठा के रखा जाता है, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी। थैंकफुली अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम को तो ये मौका जरूर मिल पा रहा है वर्ल्ड कप खेलने का, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया में रेफ्यूजीज बनी बैठी है।
वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं खेलने की अपॉर्चुनिटीज के लिए। पिछले साल रशीद खान ने ये भी कहा था, हम अपनी अफगानिस्तान की बेटियों और बहनों के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। हम डिमांड करते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है लड़कियों को हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी से बैन करने का, इसे रिवर्स कर दिया जाए। एवरी डे ऑफ एजुकेशन वेस्टेड इज अ डे वेस्टेड फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अफगानी क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, उनके लिए ये हालातों से लड़ने का एक जरिया है, कभी सोवियत इन्वेजन से तो कभी तालिबान की ऑपरेशन से। और अफगानी प्लेयर्स अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। पिछले महीने पाकिस्तान को हराने के बाद इनकी पूरी टीम ने जश्न मनाया था और अफगान कैप्टन हस्मतुल्लाह शहीदी ने इस विक्ट्री को अफगान रेफ्यूजीज को डेडिकेट किया। वो रेफ्यूजीज जो तालिबान से बचकर भागकर आए थे पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान उन्हें वापस जबरदस्ती अफगानिस्तान भेज रहा है। Islamabad has ordered all undocumented यार मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि वही बात है कि आप इंसान की सारी नेकियों को ना उसकी एक चीज़ की वजह से ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान ने इतना अरसा रेफ्यूजीज़ को इधर सहारा दिया कि उनकी कई नस्लें चल रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान खुद एक क्राइसिस से गुज़र रहा है, ठीक है। तो अगर वो वापस भेज रहा है तो बनिस्बत इसके कि आप बोलो कि यार चलो उन्होंने इतना टाइम हम लोगों को स्टे दिया है वहाँ पे, नहीं, लोग अगेंस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है। immigrants, which includes around 1.7 million Afghan nationals, to leave the country. यही क्रिकेट का गेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी एक जरिया बन सकता है। जब अफगानिस्तान पहली बार आईसीसी का फुल मेंबर बना तो उन्होंने पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेला बेंगलुरु में। तो जब ये हुआ था तब बीसीसीआई ने उस वक्त की अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी को इनवाइट किया था इंडिया में इस पहले टेस्ट मैच को देखने के लिए। सिमिलरली 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए, ताकि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस थोड़े कूल डाउन हो सके। और इससे पहले भी एक सिमिलर चीज हुई थी 2004 में जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई। दोनों देशों ने वीजा रेगुलेशंस को रिलैक्स कर दिया ताकि आम जनता एक से दूसरे देश में मैचेस देखने जा सके। इन सब चीजों से आपको अहमियत पता चलती है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, कैसे ये गेम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन सकता है दुनिया के देशों पर। और शायद इसलिए ही इस गेम को प्रमोट करना जरूरी है बाकी और देशों में भी। कोशिश की जाए कि दुनिया के और छोटे बड़े देश क्रिकेट अगला वर्ल्ड कप बहुत टाइट होने वाला है T20 का। चीज ये है कि आज ये स्पोर्ट एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां सिर्फ 3 बड़े देश इसे कंट्रोल करते हैं। द बिग थ्री, कंट्रोल यहाँ पर इंडिया। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आईसीसी के अंदर 12 फुल मेंबर्स हैं और 94 एसोसिएट कंट्रीज हैं, पर ये सिर्फ एक थियोरेटिकल मॉडल है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आईसीसी को बीसीसीआई, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन 3 देशों को हम द बिग 3 करके पुकारते हैं। ये फरवरी 2014 के बाद से और बढ़ गया जब आईसीसी ने कुछ स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल आ गया इस स्पोर्ट का। एक समय पर तो पैसे के फ्लो को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा था इन बिग। अब ये बिग 3 की वजह से और ख़ास तौर पे बीसीसीआई की वजह से लास्ट T20 वर्ल्ड कप, जब लास्ट एशियन वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में होल्ड होना था वो श्रीलंका शिफ्ट किया गया। मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि पाकिस्तान को, अब देखो ना, ये बोला जा रहा है कि मिलजुल के चलने के लिए बनाया गया है ना, क्रिकेट और स्पोर्ट्स की वजह से लोग मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ हमारी टीम गई खुशी खुशी, लेकिन जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया आने से इनकार कर देता है। ये बॉयकॉट इधर चलता है, लेकिन जब पाकिस्तानी इजराइल का बॉयकॉट करें तो सबको, तो कितना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों चीज़ों पे। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक जो एक्सट्रीम वॉर चल रही है उसको रोकने के लिए अगर किसी को बॉयकॉट किया जा रहा है, और अगर एक फ्रेंडली मैच है उसमें बॉयकॉट किया जा रहा है। तो अभी आगे चैंपियन लीग होने वाली है पाकिस्तान में 2025 में, उसमें भी इंडिया के सार वही शुरू हो गए कि हमने नहीं जाना। तो दोनों साइड पे बराबर चलना चाहिए ना। आईसीसी का टोटल प्रोजेक्टेड ग्रॉस रेवेन्यू $2.5 बिलियन का है, उसमें से $570 मिलियन 22.8% शेयर बीसीसीआई को मिलता, इंग्लैंड को 143 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को 132 मिलियन, यानी 5.7 और 5.2% का शेयर मिलता। इस मूव के तहत जो एसोसिएट मेंबर्स थे उनके लिए हार्डली कुछ पैसा बचता। इन बिग 3 को लगा कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए एसोसिएट देशों में, उससे ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो उसे कम कर देना ही बेहतर था। लेकिन थैंकफुली 2017 में जाकर इस मॉडल को खारिज किया गया और एक नया मॉडल आया।
इस नए मॉडल को लेकर जब वोटिंग हुई तो 13 वोट्स इसके फेवर में थे और 1 वोट इसके खिलाफ था, और ये 1 वोट बीसीसीआई का ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नए मॉडल के तहत बीसीसीआई को $570 मिलियन मिलने की जगह सिर्फ $293 मिलियन मिलेंगे। 22% से शेयर कट होकर 11% पर हो गए, और साथ में जो तो आग तो एसोसिएट देश लगेगी, हैं उन्हें $280 मिलियन दिए जाएंगे ताकि सही मायनों में क्रिकेट की ग्रोथ ग्रोथ हो देखने को मिल सके उन देशों में जहां ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल सिर्फ 6 साल तक चला है। इस साल फिर से एक ऐसा मॉडल पास किया गया जिससे बीसीसीआई के पास पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। जुलाई के महीने में आईसीसी ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम अप्रूव किया जिसमें फुल मेंबर्स को 88.8% रेवेन्यू शेयर मिलेगा 2024 और 2027 के बीच। अगले 3 सालों में प्रोजेक्ट किया गया है आईसीसी की अर्निंग्स होंगी अराउंड $600 मिलियन पर ईयर। इसमें से बीसीसीआई को $230 मिलियन मिलेगा जो कि 38.5% होता है। सभी एसोसिएट टीम्स को कुल मिलाकर सिर्फ 11% मिलना है, और बाकी जो 11 फुल मेंबर्स हैं उन्हें सिंगल डिजिट्स में उनका शेयर मिलेगा। इस नए रेवेन्यू सिस्टम के पीछे वही कारण बताए गए जो 2014 में बताए गए थे कि बीसीसीआई एक्चुअली में कमर्शियली बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादातर एडवर्टाइजर्स जो है, आईपीएल है, ये सब इंडिया सेंट्रिक है, तो 85% कमर्शियल वेटेज दी जाती है बीसीसीआई को। यानी कि क्रिकेट की इकोनॉमी में बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन 70 से 80%, और इस क्रिकेटिंग इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में आईपीएल का ही है, जिसे कैश काउ कहा जाता है। आईपीएल और टी20 क्रिकेट के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाया, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर आप टी20 क्रिकेट के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं। शायद मैंने वर्ल्ड देखी कप थी। कैसे काम करता है तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस सब में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि जल्द ही ओलंपिक्स में क्रिकेट आने वाला है। किया जाएगा। इसकी मदद से होपफुली नए लोग क्रिकेट को जानने लगेंगे और देखने लगेंगे। एशियन ओलंपिक्स में तो था अभी रिसेंटली, है ना? क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था, इसके पीछे भी बीसीसीआई का ही हाथ था। अब आप सोचोगे कि आखिर क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने से बीसीसीआई को क्या तकलीफ थी? आखिर इससे इंडिया के चांसेस बढ़ जाते एक और गोल्ड मेडल लाने के। लेकिन बीसीसीआई की ऑब्जेक्शन हमेशा से ये रही थी कि वो अपनी मेंबर ऑटोनॉमी लूज कर जाते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने। यानी कि बीसीसीआई का जो कंट्रोल है आईसीसी पर, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक्स की जो इंटरनेशनल कमेटी है वो भी बीच में आ जाती। यानी मैच स्केड्यूल्स को डिसाइड करना, फाइनेंशियल कॉस्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब बीसीसीआई के हाथ में नहीं रहेगा जब क्रिकेट ओलंपिक्स में होगा। ओलंपिक्स के दौरान 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2011 के वर्ल्ड कप में 14 ने, और 2019 में सिर्फ 10 टीम्स ने वर्ल्ड कप खेला। जानते हैं क्या कारण है इसके पीछे? सिर्फ पैसा। जितनी कम टीम्स होंगी उतने ज्यादा मैचेस इंडिया खेलेगा, और जितने ज्यादा मैचेस इंडिया खेलेगा उतना ही ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास आएगा। और सिर्फ बीसीसीआई नहीं बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने भी बीसीसीआई को इस सिचुएशन में सपोर्ट किया। ईसीबी ने तो ये भी कहा था कि जब ओलंपिक्स में 2 से 2.5 हफ्तों के लिए क्रिकेट मैचेस खेले जाएंगे तो इंग्लैंड में कम क्रिकेट मैचेस होंगे, उससे रेवेन्यू लॉस हमें सहना पड़ेगा। सिर्फ 2 हफ्ते में, वाह। एक बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट ऑलरेडी ओलंपिक्स का पार्ट था, आज से 123 साल पहले 1900 की पेरिस ओलंपिक्स में। लेकिन उस ओलंपिक्स में सिर्फ 2 क्रिकेट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ एक ही मैच खेला गया था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। लेकिन इसके बाद 1998 में कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जहां पर एक प्रॉपर ओडीआई टूर्नामेंट खेला गया था क्रिकेट का। 16 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और साउथ अफ्रीका ने गोल्ड मेडल जीता इस टूर्नामेंट को जीतकर। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन स्टीव वॉग ने उस वक्त कहा था कि ये सिल्वर मेडल जीतना मेरे करियर का हाईलाइट है। इवन दो स्टीव वॉग वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हिस्सा रहे थे 1987 में। इसके बाद 2008 में जो बीजिंग की ओलंपिक्स हुई, तब इन्होंने कहा था कि अगर क्रिकेट को हमें ग्लोबलाइज करना है तो हमें चाइना और यूएसए जैसे देशों को भी इंक्लूड करना चाहिए, और इन्हें इंक्लूड करने के लिए ओलंपिक्स एक फास्ट ट्रैक जरिया है। ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का भी 2009 में यही कहना था, अगर क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट बन जाता है तो बहुत से देश क्रिकेट को सीरियसली लेंगे और पहली बार अपने इतिहास में इसे खेलेंगे। पर इतने सालों तक इन क्रिकेटर्स की अपील सुनने वाला कोई नहीं था, क्रिकेट को ओलंपिक से दूर रखा गया। लेकिन अब थैंकफुली ये सब बदल रहा है। आने वाली 2028 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में टी20 क्रिकेट को फाइनली इंक्लूड किया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण कि अमेरिका में भी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगले साल खुद अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है,
और जब तक हम क्रिकेट को ओलंपिक्स में पहली बार देखेंगे तब तक विराट कोहली की उम्र 40 साल हो चुकी होगी। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज के दिन के ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर हमारे लिए एक ओलंपिक गोल्ड जीत कर ला पाएंगे या नहीं। वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके अब आप क्रिकेट वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल समझ वो बाद में देख लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम वो देखें वैसे तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप लोग। अच्छा चीज़ ये है कि पाकिस्तान का टॉपिक बहुत कम छेड़ा है आज ध्रुव भाई ने। इंडिया ने जो रिकॉर्ड अचीव किए हैं वो तो भाई रिमार्केबल है ही हैं। और सुबह होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच फाइनल, वो भी देखेंगे। एक्साइटेड हूँ। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मार जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया भाई जिस पेस पे वो चल रहा है ना वो नहीं किसी का हौसला कर रहे। एक टाइम था टूर्नामेंट के स्टार्ट में कि लग रहा था सबसे पहले आउट होने वाली टीमों में से एक टीम होगी, लेकिन अब वो जहाँ बैठी और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंडिया तो रिमार्केबल काम कर ही रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़ख्मी शेर लग रहा है। तो देखते हैं कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, इंडिया फॉर द 3rd टाइम और ऑस्ट्रेलिया फॉर द 6th टाइम। लेकिन एक्साइटेड भाई क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप और क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। और ये हमारे मुल्कों में भाई हमें पता है कि हम लोग क्रिकेट पॉजिटिव हैं सारे, सब के सब। और जैसे अफ़गानिस्तान के इतने डाउन हालात में वो किस तरह अचीव कर रहे हैं इस चीज़ को और किस तरह वो मोटिवेट कर रहा है क्रिकेट उनको, तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के बुरे वक्तों में भी क्रिकेट ने बहुत साथ दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो से भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि क्रिकेट का साथ इंडिया ने बुरे वक्त में नहीं दिया। इंडिया ने कहा बस मेरे पास पैसा आता रहे, बीसीसीआई ने कहा कि बस मेरे पास पैसा आता रहे, क्रिकेट का वक्त जितना मर्जी बुरा हो। लेकिन अगला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें 20 टीमें होने वाली हैं, यूएसए में होने वाला है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आगे बेहतर हो रहा है। और अभी ओलंपिक्स कुछ हुए थे रिसेंटली, उनमें क्रिकेट इंक्लूड हो चुका था, बहुत छोटे मेयार पे हुआ था, लेकिन उसके बारे में रोहित क्यों बोल रहा हूँ, ध्रुव भाई ने कुछ नहीं बोला। तो बाकी ओवरऑल कंटेंट ध्रुव भाई का मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मुझे सजेस्ट करो अगर मैं कोई और वीडियो पे रिएक्ट करना चाहूँ। और ये मैक्सवेल तो भाई आने ही वाला है, तो इंडिया वाले ये भी बोल रहे थे कि 3-4 आउट करने के बाद ना लोग खुश हो जाते हैं, इधर टेंशन आ जाती है कि मैक्सवेल आने वाला है। तो देखते हैं कि ये सारे टूर्नामेंट की जो उन्होंने हाईलाइट्स हमें बताई हम लोगों ने खुद विटनेस की हैं। 50th सेंचुरी, कोहली भाई गिर रहे थे और अनुष्का भाभी हाँ मेरा हस्बैंड, तो ये सारी चीज़ें हमने विटनेस की हैं। तो क्या भाई ने इसने भी क्या खेला है यार, पूरा टूर्नामेंट फुल पैक गया है। और क्रिकेट इज़ नॉट अ स्पोर्ट, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। देख घुमा के देख घुमा के। चलो यार ये था हमारा रिव्यू रिएक्शन, अच्छा लगा लाइक करें कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।